In biotechnology, we use the microbes, and it is also called genetic engineering. In genetic engineering, we manipulate the gene. जैसे कई बार क्या करते हैं, जो बच्चे वीक होते हैं, जिनके नंबर कम आए, नंबर 08 लिखे हैं, उनके 28 बना दिए, दैट इज मैनिपुलेशन. दे आर द इंजीनियर ऑफ देयर मार्क्स विदाउट स्टडी. यहाँ पे हम जीन को मैनिपुलेट करते हैं. तो सबसे पहले कोहन एंड बोअर, कोहन और बोअर ने जेनेटिक इंजीनियरिंग में उन्होंने क्या देखा कि एक बैक्टीरिया है सैल्मोनेला टाइफिमोरियम, टाइफाइड कोज करता है ये बैक्टीरिया. सैल्मोनेला टाइफिमोरियम से उन्होंने प्लाज्मिड को एक्सट्रैक्ट किया. टाइफिमोरियम, इनसे इन्होंने एक्सट्रैक्ट किया प्लाज्मिड. अब आपको पता है व्हाट इज प्लाज्मिड. प्लाज्मिड इज द डबल स्टैंडर्ड डीएनए. प्लाज्मिड कैन रेप्लिकेट इंडिपेंडेंट ऑफ बैक्टीरियल क्रोमोसोम. प्लाज्मिड को हम यूज कर सकते हैं जीन्स को ट्रांसफर करने के लिए. प्लाज्मिड में हम अपनी पसंद का जीन डाल सकते हैं. इसको हम क्या बोलते हैं, जब प्लाज्मिड में हम अपनी पसंद का जीन का मतलब डीएनए की बात कर रही हूं मैं, तो उसको क्या बोलेंगे, रिकम्बिनेंट डीएनए. जब प्लाज्मिड में हमने अपनी पसंद का जीन डाल दिया, जैसे आपके पास एक बैग है, उसमें आप अपनी पसंद की बुक्स डाल रहे हो, तो बैग प्लाज्मिड की तरह काम कर रहा है. और उसमें किसी ने और ने अपनी पसंद की बुक डाल दी तो वो रिकम्बिनेंट बन गई. तो यहाँ प्लाज्मिड को इन्होंने एक्सट्रैक्ट किया. और कई बार नीट में क्वेश्चन आता है व्हाट इज द नेचर ऑफ प्लाज्मिड. प्लाज्मिड इज द डबल स्टैंडर्ड डीएनए. प्लाज्मिड में डीएनए को इंसर्ट किया और यहाँ अपनी पसंद का डीएनए लेने का मतलब था कौन सा डीएनए लिया, विच इज रेजिस्टेंस टू द डिजीज. वो डिजीज के लिए रेजिस्टेंस है. अभी मैं बताऊंगी आपको प्लाज्मिड का भी. सपोज ये प्लाज्मिड है, इसमें यहाँ डीएनए को इंसर्ट कर दिया. ये डीएनए जिसको इंसर्ट किया इसको बोलेंगे एलियन डीएनए, क्योंकि ये डीएनए बाहर से आया. जब ये प्लाज्मिड में इंसर्ट हो गया, इट इज कॉल्ड रिकम्बिनेंट. समझ आया यहाँ तक, इसको रिकम्बिनेंट बोला. अब दो तरीके हैं. जैसे आप एक मार्केट में जा रहे हैं, आपको एक फोटोस्टेट पेज चाहिए जो कि आपकी बुक में नहीं है, तो आपने वो पेज फोटोस्टेट करवाया और उसको अपनी बुक का पार्ट बना लिया. एक तरीका तो ये है. दूसरा तरीका, आपको बहुत सारे पेजेस चाहिए क्योंकि आपको उनकी एक लाइब्रेरी बनानी है. तो आप क्या करोगे, आप उन पेजेस को फोटोस्टेट करवा रहे हो 30 या 40 कॉपी, वो आपकी लाइब्रेरी बन गई. तो यहाँ दो तरीके हैं. या तो आप चाहते हो कि इस प्लाज्मिड में हमने ये डीएनए इंसर्ट कर दिया है, जब हमने ये डीएनए इंसर्ट कर दिया प्लाज्मिड में, हमने इसको होस्ट में डालना है, एक और बैक्टीरिया में डालना है या किसी में भी डालना है जहां ये अपने आप को एक्सप्रेस करे. एक्सप्रेशन का मतलब है जो प्रोडक्ट ये बना रहा है, चाहे वो प्रोटीन है चाहे एंजाइम है, वो उनमें बनाना शुरू कर दे. ये एक प्रोसीजर है. दूसरा है कि हम यहाँ एलियन डीएनए इसलिए डाल रहे हैं, सपोज यहाँ हम डीएनए डाल रहे हैं जो कि इंसुलिन को कोड करता है. इंसुलिन वाला हमने डीएनए डाल दिया ताकि इंसुलिन वाले हमारे पास मल्टीपल कॉपी बन जाए जीन्स की, जिससे हम जीन लाइब्रेरी बना सकें. तो उसके लिए हम इस प्लाज्मिड को ऑर्गेनिज्म में डालेंगे और कितनी कॉपी बन रही है वो अलग अलग प्लाज्मिड पे डिपेंड करेंगी. हर प्लाज्मिड का एक रेट होता है, रेट ऑफ रेप्लिकेशन. जितने सपोज ये प्लाज्मिड है, ये प्लाज्मिड 500 कॉपीज बना रहा है पर मिनट, तो इसमें जो हमने डीएनए डाला उसकी भी 500 कॉपीज बन जाएंगी पर मिनट. यहां तक क्लियर हुआ. तो साइंटिस्ट ने क्या किया, कोहन एंड बोर ने, उन्होंने डीएनए डाला
प्लाज्मिड में सैल्मोनेला टाइफीमिडियम से प्लाज्मिड लिया, इसमें इन्होंने डीएनए डाल दिया, एलियन डीएनए। अब ये क्या बन गया? रिकम्बिनेंट। इस प्लाज्मिड को रिकम्बिनेंट बोला, तो इस रिकम्बिनेंट को उन्होंने फिर ई कोलाई में डाल दिया। ई कोलाई में ये रिकम्बिनेंट अपने आप को एक्सप्रेस करता है, क्योंकि सैल्मोनेला और ई कोलाई दोनों का जो मेटाबॉलिज्म है वो सिमिलर है, वहां ये अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो ये बायोटेक्नोलॉजी की शुरुआत थी। अब बायोटेक्नोलॉजी के लिए हमें किस किस टूल की जरूरत है? हमको एक तो डीएनए चाहिए। डीएनए के लिए हमें सेल को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, बिकॉज डीएनए इज लोकेटेड इन द न्यूक्लियस। उसके लिए हमें एंजाइम चाहिए। एंजाइम डिपेंड करेंगे कि सेल वॉल किससे बनी हुई है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम प्लांट सेल की बात करते हैं, वी नीड सेलुलोज एंजाइम टू ब्रेक द प्लांट सेल। प्लांट सेल को ब्रेक करने के लिए सेलुलोज चाहिए। फंगस सेल को ब्रेक डाउन करना है, काइटिनेज चाहिए। और अगर हमें बैक्टीरिया को ब्रेक डाउन करना है, लाइसो एंजाइम चाहिए। हमने सेल को ब्रेक डाउन किया, न्यूक्लियस में से हमने डीएनए निकाल लिया, क्योंकि वो डीएनए हमें प्लाज्मिड के साथ कंबाइन करना है। उस डीएनए में हमारे जीन्स हैं जिनकी हमें जरूरत है। तो अब हमें प्लाज्मिड को भी ब्रेक डाउन करना है। सपोज आपको डिफरेंट टाइप का, आपको एक टीन का डब्बा दे दें, एक आपको पेपर दे दें, एक आपको क्लॉथ दे दें, तो उसके लिए आपको कट करने के लिए सीजर की जरूरत होती है। जो सीजर पेपर को कट कर सकती है वो तो एक डेलिकेट सी सीजर होगी, आप बैग में भी रख सकती हैं, वो टीन को कट नहीं करेगी, ठीक है। और क्लॉथ के लिए आपने देखा होगा कि जो कपड़े वाले हैं थोड़ी बड़ी सीजर रखते हैं। तो इसी टाइप से हमारे पास मोलिक्यूलर सीजर है। मोलिक्यूलर सीजर को हमने एंजाइम बोला। इन एंजाइम को हमने बोला रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आर आवर मोलिक्यूलर सीजर। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं ये हमारे हैं एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, सपोज ये डीएनए बना रही हूं मैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम और 3 प्राइम टू 5 प्राइम। जो एक्सोन्यूक्लियस है डीएनए को कट करते हैं, पर कॉर्नर से कट करते हैं डीएनए। एंडोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस डीएनए को कट कर रहे हैं, कॉर्नर के अलावा कहीं से भी करेंगे, बीच से कर सकते हैं। एंडोन्यूक्लियस यहां से कट कर रहे हैं। फिर एंडोन्यूक्लियस में एक और टाइप है जिसको हम बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। What is the function of restriction endonuclease? Restriction endonuclease डीएनए को कट कर रहे हैं, बीच से कट कर रहे हैं, पर ये जो कट कर रहे हैं वो जो दोनों एंड होंगे वो स्टिकी होंगे। सपोज तुमने एक पेज को फाड़ दिया और तुमने उसको कहीं और चिपकाना है, तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो एडहेसिव ऑलरेडी पेज पर लगा हुआ है, या फिर तुम उसको एडहेसिव लगा रहे हो। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने कट किया, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने जो कट किया तो ये एंड स्टिकी है। अगर तुम्हारे पास एक स्टिकर है, स्टिकर को लगाने के लिए तुम्हें एडहेसिव की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके पास ऑलरेडी वो चीज है। तुम एक पेपर हटाओगे और वो एडहेसिव वहां प्रेजेंट होगा, तुम उसको जहां भी चाहते हो वहां चिपका सकते हो। ऐसे ही जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है जब ये कट करता है तो ये स्टिकी एंड है। स्टिकी एंड का मतलब जैसे मैंने ये बनाया एक, ये एक सीक्वेंस है बेटा, ऐसे सीक्वेंस को जिसको हम दोनों डायरेक्शंस में पढ़ते हैं और वो सेम होता है उसको बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। जैसे आप मार्केट से कोई पैकेट लेते हो, पैक्ड फूड लेते हो, उसमें एक इंडिकेशन होती है कि आप उसको यहाँ से कट कर सकते हो पैकेट को।
एक इंडिकेशन उस पर निशान लगा होता है। मान लो आपने ऑयल का पैकेट खरीदा, ऑयल के पैकेट को आप बीच से तो कट नहीं करोगे, पूरा ऑयल फैल जाएगा, तो वहां एक पर्टिकुलर निशान लगा होगा, यहां से आप कट करोगे तो ऑयल फैलेगा नहीं। समझ आया यहाँ तक? तो ऐसे ही पूरा का पूरा डीएनए है जो कि 2.2 मीटर लंबा है, उसको ऐसा नहीं है यहां से भी कट कर देगा, यहां से भी कट कर देगा, यहां से भी कट कर देगा। उस डीएनए में भी कुछ साइट हैं। ऐसा नहीं है कि इस डीएनए को केवल एक ही एंजाइम कट कर सकता है। हमने डीएनए को कहां से कट करना है, कौन सा एंजाइम किस साइट को पहचानता है, वो इंपॉर्टेंट है। जैसे ये मैंने एक साइट बनाई, इसको बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। आप कई बार देखते भी हैं, हर साल में एक डेट भी ऐसी आती है जो पैलिंड्रोमिक डेट होती है, जिसको हम दोनों साइड से पढ़ते हैं तो सेम होती है। बनाकर देखना ऐसे सीक्वेंस। ये सीक्वेंस बनाने बहुत ईजी है। पहला वर्ड लिया, उसका कॉम्प्लीमेंट्री इधर लिख दिया, सेकंड का कॉम्प्लीमेंट्री इधर लिख दिया, थर्ड का कॉम्प्लीमेंट्री इधर लिख दिया। ऐसे आप कोई भी सीक्वेंस बना सकते हैं, पर आप एंजाइम का नाम अपने आप नहीं लिख सकते, क्योंकि हर एंजाइम पर्टिकुलर सीक्वेंस को ही आइडेंटिफाई करता है। ये जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है GAATTC, GAATTC, इसको रिकॉग्नाइज करता है EcoR1। दिस इज द नेम ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अब जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, ऐसा नहीं है कहीं से भी कट कर देगा, ये पर्टिकुलर जगह से कट करेगा, यहाँ पर ये यहाँ से कट करेगा, यहाँ पर ये यहाँ से कट करेगा। अब आप देखो, जब यहाँ से कट किया तो ये एंड एक स्ट्रैंड है, स्ट्रैंड के साथ ये एंड बचे रह गए C T T A A, इधर से ये G और ये अलग आ गए हैं हमारे पास A A T T C। तो ये एंड स्टिकी एंड बन गए हैं। स्टिकी एंड क्यों बन गए हैं? क्योंकि ये C T T A A यहां से इसने कट किया G और A के बीच से। जब इससे हम दूसरे डीएनए को कट करेंगे, वहां भी ये ऐसे ही कट करेगा, तो वहां का जो एक एंड बनेगा वो इसके साथ कंबाइन हो जाएगा, दूसरा एंड इसके साथ कंबाइन हो जाएगा। यहाँ स्टिकी एंड का मतलब है कि जिन दो डीएनए को हम कट कर रहे हैं, ये तुमने ध्यान रखना बेटा कि अगर हम बायोटेक कर रहे हैं, उसमें हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज कर रहे हैं और हमने दो डीएनए को कंबाइन करना है, तो दोनों डीएनए में पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस सेम होना चाहिए, उनकी मॉलिक्यूलर सीजर सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं है एक डीएनए को तो EcoR1 से कट कर दिया, एक को HindD2 से कट कर दिया। जब हम दो अलग अलग एंजाइम से कट करेंगे तो उनके बेस पेयर अलग अलग आएंगे। जब बेस पेयर अलग अलग आएंगे तो वो स्टिकी एंड वाला कंसेप्ट खत्म हो जाएगा, वो कंबाइन ही नहीं कर पाएंगे। अब तुम रखते तो बॉन्ड हो, ग्लू, और तुम चाहते हो कि कागज और कपड़े को हम पेस्ट कर दें, तो ग्लू तो पेपर और पेपर को ही करेगा, ठीक है। ऐसे ही जब हमने दो डीएनए को आपस में ज्वाइन करना है और उससे हमने क्या बनाना है, रिकम्बिनेंट डीएनए, तो क्या होना चाहिए, दोनों डीएनए में पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस सेम हो। सेकंड, दोनों डीएनए के लिए हम जो मॉलिक्यूलर सीजर ले रहे हैं वो सेम हो। जैसे यहां हमने लिया EcoR1। अब जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है उनका नाम कैसे बनता है, नोमेनक्लेचर क्या है, कैसे डेरिवेशन होता है। EcoR1 फर्स्ट वर्ड E come from the genus Escherichia। CO next two word they come from the genus के बाद क्या होता है, species। बैक्टीरिया का नाम क्या है, Escherichia coli। तो पहला वर्ड E जीनस से आया, CO स्पीसीज से आए। बैक्टीरिया का स्ट्रेन है जिससे हमने ये एंजाइम लिया है, Escherichia coli RY13, R स्ट्रेन से आया। और 1 आया कि E. coli से सबसे पहले
ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ड्राइव हुआ था, इसलिए इसको इको R1 बोला। यहां तक बात समझ आई? दिस इज इको R1, इट इज द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस which is derived from the Escherichia coli RY13 and it can identify the palindromic sequence GAATTC and cut the DNA between the G and A। ये नहीं है कि ये सीक्वेंस कहाँ लोकेटेड है। अगर मैं ये डीएनए बना रही हूँ, हो सकता है किसी डीएनए में ये सीक्वेंस यहाँ लोकेट हो, किसी डीएनए में ये सीक्वेंस यहाँ लोकेट हो। समझ आया यहाँ तक? अब एक एंजाइम से हमने डीएनए के पार्ट्स कर लिए। अब जो डीएनए के पार्ट्स हैं, डीएनए को हम ऐसे देख नहीं सकते, उसके लिए स्टेनिंग होनी जरूरी है, और स्टेन है इसके लिए इथीडियम ब्रोमाइड। इथीडियम ब्रोमाइड से जब डीएनए को स्टेन करते हैं तो भी डीएनए विजिबल नहीं है, इट इज विजिबल ओनली अंडर द अल्ट्रावायलेट लाइट। फिर डीएनए जो है, डीएनए इज स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, डीएनए इज स्लाइटली एसिडिक। तो डीएनए के हमने टुकड़े कर लिए। टुकड़े किससे किए? हमने इको R1 से किए। तो अब उन टुकड़ों को हमने अलग करना है। अब हो सकता है कोई टुकड़ा छोटा, उसको यहाँ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, यहाँ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, फिर यहाँ है, तो टुकड़े तो छोटे बड़े हो जाएंगे ना। जो टुकड़ा छोटा होगा उसका मोलिकुलर वेट कम होगा, जो टुकड़ा बड़ा होगा उसका मोलिकुलर वेट ज्यादा होगा। तो इसके लिए करते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए हमें एक मैट्रिक्स चाहिए, एक मीडियम चाहिए जिसमें डीएनए ट्रेवल कर सके, और वो मीडियम बनता है सीवीड से, एल्गी से बनता है, उसको बोलते हैं एगर। अब डिपेंड करता है कि हमने कौन से मॉलिक्यूल को सेपरेट करना है। जैसे तुम्हारे पास छलनी है, छलनी में पोर है, डिपेंड करता है तुम क्या छान रहे हो। अगर तुम चाय छान रहे हो, टी लीव्स छान रहे हो, तो पोर छोटे होने चाहिए, अदरवाइज टी लीव्स चाय नहीं आ जाएंगे। फिर तुम घर पे देखते हो कि जो छलनी है अलग अलग साइज के पोर होते हैं, दैट डिपेंड। सूप तुमने छानना है उसके लिए पोर थोड़े बड़े होंगे। ऐसे ही अगर हमने माइक्रोमोलिक्यूल को सेपरेट करना है, माइक्रोमोलिक्यूल छोटे हैं, उनका वेट छोटा है, तो उसके लिए हम कंसंट्रेटेड एग्रोज जेल बनाएंगे। एग्रोज का पाउडर मिलता है, उसको वार्म वाटर में डिसॉल्व कर लेते हैं, उससे एग्रोज जेल बन जाता है। अगर हमारे मॉलिक्यूल बड़े हैं, उनको हमने सेपरेट करना है, उनको सीविंग इफेक्ट देना है, तो हम कंसंट्रेशन को कम रखेंगे। एग्रोज जेल जो बनाएंगे, एग्रोज पाउडर हम थोड़ा लेंगे, उसको वार्म वाटर में डिसॉल्व करेंगे, वो हमारा एग्रोज जेल बन जाएगा। फिर हमारे पास है इलेक्ट्रोफोरेटिक प्लेट, जिसमें हमने जेल डाल दिया और उसमें मीडियम है हमारे पास ये हमने ली, ये इलेक्ट्रोफोरेटिक प्लेट। इसमें यहाँ वेल बने हुए हैं फॉर लोडिंग द सैंपल 1, 2, 3 एंड 4। इनमें हम डीएनए को लोड करते हैं, इंक्यूबेट करते हैं विद रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के साथ यहाँ हमने डीएनए को डाल दिया, और ये पूरा जो एग्रोज जेल है इसमें हम इथीडियम ब्रोमाइड भी डाल देते हैं। पूरा जो एग्रोज जेल है इसमें हमने इथीडियम ब्रोमाइड भी डाल दिया। अब जो इथीडियम ब्रोमाइड है वो केवल डीएनए को स्टेन करेगा। कुछ टाइम के बाद इधर क्या है? एनोड, क्योंकि डीएनए नेगेटिव चार्ज है, एनोड की तरफ जाएगा। कुछ टाइम के बाद हम क्या देखते हैं, ये जो है आप ऑरेंज कलर से बना सकते हो, कुछ टाइम के बाद हमने ये देखा, इसमें क्या पता लग रहा है, ये सब ऑरेंज कलर के बैंड हैं, ये सब डीएनए है। यहाँ देख रहे हो कि कुछ डीएनए तो यहीं सेटल हो गए, यहाँ डीएनए क्यों सेटल हो गए? क्योंकि उनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा था, इसलिए वो ज्यादा दूर तक ट्रेवल नहीं कर पाए और हमें ऑरेंज दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब जो एग्रोज सॉल्यूशन है उसमें हमने इथीडियम ब्रोमाइड डाल रखी है
और हम कौन सी लाइट यूज कर रहे हैं? अल्ट्रावायलेट लाइट यूज कर रहे हैं इसको देखने के लिए। इज इट क्लियर? अब हमें डीएनए को इसमें से एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट करने को बोलते हैं इल्यूशन। हम पर्टिकुलर इतना जेल का पीस ले लेंगे और उसमें से हम डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। दिस इज कॉल्ड इल्यूशन। समझ आया? तो ऐसे हम डीएनए को अलग कर सकते हैं, डीएनए के फ्रेगमेंट्स को अलग कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आता है, ये बना दिया, दोनों साइड वेल दिखा दिए और ऐसे डीएनए दिखा दिया, या इसको किसी भी तरह से दिखा सकते हैं। और आपसे ये पूछा जाएगा कि सैंपल को कहाँ लोड किया गया। तो जहां आपको हैवी मॉलिक्यूल दिखाई दे वहां आप कह दोगे कि यहाँ सैंपल को लोड किया गया। इसका मतलब जहां हैवी मॉलिक्यूल सेटल हो गए हैं, सैंपल उनके आसपास ही है। इज इट क्लियर? इसके बाद हम बात करेंगे सिलेक्टेबल मार्कर की। सिलेक्टेबल मार्कर क्या होते हैं? सपोज हम तुम में से बच्चों को पहचान रहे हैं क्योंकि हमने उनको आइडेंटिफाई करना सीख लिया है। किसी को किसी कैरेक्टर के बेस पे या कांस्टेंट ऑब्जर्वेशन के बेस पे हम बच्चों को आइडेंटिफाई करते हैं, तो हम पहचान लेते हैं। कई बार दो बिग ट्विन्स होते हैं, उनको भी आइडेंटिफाई करते हैं। उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हम सिलेक्टेबल मार्कर रख लेते हैं, कुछ ना कुछ पहचान रख लेते हैं कि ये पहचान है, इससे हम इन दोनों को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो एक प्लाज्मिड है, उसको बैक्टीरिया से निकालना। सिंपल हम प्लाज्मिड निकाल रहे हैं बैक्टीरिया से। आपने ये भी पढ़ा है कि बैक्टीरिया के पास जो प्लाज्मिड होते हैं वो या तो एफ प्लाज्मिड होते हैं जो फर्टिलिटी प्रोवाइड करते हैं, आर प्लाज्मिड होते हैं जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। हमने बैक्टीरिया से, साइंटिस्ट थे बोलिवर एंड रोड्रिग्यूज, ये प्लाज्मिड निकाला बैक्टीरिया से। इस प्लाज्मिड को ग्रो किया एम्पेसिलिन वाले मीडियम में। एम्पेसिलिन आपको पता है एंटीबायोटिक होती है, और टेट्रासाइक्लिन वाले मीडियम में इस प्लाज्मिड को ग्रो किया गया। तो प्लाज्मिड के पास रेजिस्टेंस नहीं है। प्लाज्मिड ना तो एम्पेसिलिन वाले मीडियम में ग्रो कर रहा है, ना ही टेट्रासाइक्लिन वाले मीडियम में ग्रो कर रहा है। क्लियर? अब साइंटिस्ट ने क्या किया? साइंटिस्ट ने इस प्लाज्मिड में कुछ जगह पर कुछ जीन इंसर्ट कर दिए। इस प्लाज्मिड को रेजिस्टेंट प्रोवाइड कर दिया कि ये प्लाज्मिड अब एम्पेसिलिन वाले मीडियम में भी ग्रो कर सकता है और टेट्रासाइक्लिन वाले मीडियम में भी ग्रो कर सकता है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने प्लाज्मिड की फॉर्म को ही चेंज कर दिया। इस प्रोसेस को बोला ट्रांसफॉर्मेशन, और ऐसा प्लाज्मिड जो बना उसे बोला ट्रांसफॉर्मेंट। इसमें थोड़ा बहुत अगर स्पेस का चक्कर रह जाता है तो एक बार आप ठीक कर लेना। जैसे यहां उन्होंने जीन डाला एम्पेसिलिन रेजिस्टेंस जीन, और इधर डाला टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन। इसमें दो साइट हैं, PVU1 PST1। इसमें दो साइट हैं, BAMH1 HCl1। फिर एक खाली छोड़ना है थोड़ा बड़ा। फिर यहाँ पे है ROP, ये प्रोटीन के लिए है। यहाँ फिर एक और है PVU2। फिर इसके बाद खाली छोड़ना है। फिर यहाँ पे है ORI, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। फिर ये थोड़ा खाली छुड़ेगा और ये आ जाएगा एम्पेसिलिन के लिए। ये एम्पेसिलिन रेजिस्टेंस जीन यहाँ आ जाएगा CLA1, और यहाँ HindD3, और यहाँ आएगा EcoR1। ये जो लिखे हैं ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के नाम है। इसका मतलब है अगर इस पे यहाँ पर कुछ इंसर्ट करना है तो आपको किस एंजाइम की जरूरत पड़ेगी? PVU2 की।
अगर यहाँ इंसर्ट करना है इको आर1 का, आप पढ़ चुके हैं, तो इको आर1, और इससे आप यहाँ भी बता सकते हैं कि यहाँ कौन सा सीक्वेंस प्रेजेंट है, GAATTC। इज इट क्लियर? ORI इज द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अगर हम डीएनए को यहाँ इंसर्ट करते हैं, देन वी कैन गेट द मल्टीपल कॉपी ऑफ डीएनए। वो मल्टीपल कॉपी डिपेंड करेंगी प्लाज्मिड पे कि प्लाज्मिड का रेप्लिकेशन रेट क्या है। अगर प्लाज्मिड 1000 टाइम डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ जो डीएनए हमने इंसर्ट किया उसकी भी हमें कितनी कॉपी मिल जाएंगी, 1000 कॉपी पर मिनट। क्लियर? ये जो प्लाज्मिड था इसको नाम दिया गया PBr322, B फॉर बोलीवर, R फॉर रोड्रिग्यूज। ये साइंटिस्ट के नाम है जिन्होंने इस प्लाज्मिड को बनाया, जिन्होंने एक सिंपल प्लाज्मिड लेकर उसमें साइट क्रिएट की, जिसके कारण वो एम्पेसिलिन के लिए भी रेजिस्टेंस है, टेट्रासाइक्लिन के लिए भी रेजिस्टेंस है, और उसको इतनी जगह पर कट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट एंडोन्यूक्लियस, एंड दीज एंडोन्यूक्लियस आर ऑल रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। फिर यहाँ एक बात और आती है, अब ये देखें PST1 एक ही जगह है, बाकी जगह नहीं है, इको R1 एक ही जगह है, बाकी जगह नहीं है। ऐसा क्यों किया? अगर इको R1 का सीक्वेंस बाकी जगह भी होता तो प्लाज्मिड के इको R1 के साथ अगर इसको इंक्यूबेट करते तो ये तो प्लाज्मिड के टुकड़े टुकड़े कर देता, काफी सारे फ्रेगमेंट कर देता। इसलिए क्या ध्यान रखा गया कि जितने भी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इसमें यूज किए गए हैं वो इस प्लाज्मिड को एक पर्टिकुलर जगह से ही कट कर सके। एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस केवल एक ही जगह पर काम करेगा, एक जगह से ज्यादा पर काम नहीं करेगा। क्लियर? इसको क्या बोला गया? ट्रांसफॉर्मेशन। अब एक क्वेश्चन आता है कि हाउ कैन यू आइडेंटिफाई रिकम्बिनेंट एंड नॉन रिकम्बिनेंट। तुम्हें एक डीएनए दे दिया, डीएनए ऑफ योर इंटरेस्ट, जिसमें ऐसे जीन हैं जो तुम चाहते हो, उस डीएनए को तुमने यहाँ इंसर्ट कर दिया। जब हम एलियन डीएनए को इंसर्ट किया हमने एम्पेसिलिन रेजिस्टेंस रीजन में, इस रीजन में डीएनए इंसर्ट करते ही इस प्लाज्मिड में क्या हुआ, इसका एम्पेसिलिन के लिए रेजिस्टेंस खत्म हो गया। अब ये प्लाज्मिड केवल टेट्रासाइक्लिन की प्रेजेंस में ग्रो कर रहा है, एम्पेसिलिन की प्रेजेंस में ग्रो नहीं कर रहा। क्लियर? तो इसको हमने क्या बोला? रिकम्बिनेंट। रिकम्बिनेंट को और क्या बोल सकते हैं? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। अब आपको प्लाज्मिड दे दिए, यू आर गिवन द प्लाज्मिड, दीज आर प्लाज्मिड नंबर 1 2 3 4 5, और यहाँ कल्चर मीडियम दे दिया एम्पेसिलिन रेजिस्टेंस एंड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। दो मीडियम दे दिया आपको रेजिस्टेंस, सॉरी नहीं, एक मीडियम है उसमें एम्पेसिलिन है और एक मीडियम में टेट्रासाइक्लिन है। पहला प्लाज्मिड तो दोनों में ग्रो कर जाता है, इसका मतलब इसमें डीएनए इंसर्ट ना एम्पेसिलिन वाली साइड पे हुआ ना टेट्रासाइक्लिन वाली साइड पे हुआ। ये किसका एग्जांपल है? दिस इज द एग्जांपल ऑफ नॉन रिकम्बिनेंट। दूसरा प्लाज्मिड एम्पेसिलिन वाले मीडियम में ग्रो नहीं कर रहा, टेट्रासाइक्लिन में ग्रो कर जाता है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ रिकम्बिनेंट। इसका मतलब इसमें जो एलियन डीएनए है वो कहाँ इंसर्ट किया? एम्पेसिलिन वाले रीजन में। थर्ड प्लाज्मिड दोनों में ही ग्रो नहीं करता, इसका मतलब इसमें दोनों साइड पे डीएनए डाल दिए। समझ आई यहां तक बात? फोर्थ प्लाज्मिड इसमें ग्रो कर रहा है, इसमें ग्रो नहीं कर रहा, इसका मतलब ये भी क्या है? रिकम्बिनेंट है। इसमें डीएनए कहाँ इंसर्ट किया? टेट्रासाइक्लिन वाली जगह पर। ये फिर दोनों में ग्रो कर जाता है, इसका मतलब इसमें डीएनए डाला ही नहीं है। क्लियर? ये जो प्रोसेस है, यहां तक कोई प्रॉब्लम? ये प्रोसेस थोड़ी लंबी है। आपको अगर एक प्लाज्मिड दिया और आपने पता करना है ये रिकम्बिनेंट है या नॉन रिकम्बिनेंट है, हर प्लाज्मिड के लिए आपको 2 मीडियम प्रिपेयर करने पड़ेंगे। तो इस प्रोसेस को शॉर्ट करने के लिए क्या किया गया? एक नया प्लाज्मिड तैयार किया गया। उस प्लाज्मिड में एक जीन था लेकजेड। लेकजेड जीन आपने ओप्रोन कॉन्सेप्ट में भी पढ़ा है। लेकजेड जीन किसको कोड करता है? बीटा
ग्लैक्टोसाइडेज और बीटा ग्लैक्टोसाइडेज क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट। क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट होता है जो कलरफुल सबस्ट्रेट है। बैक्टीरिया में बीटा ग्लैक्टोसाइडेज है क्योंकि प्लाज्मिड में लेक जेड जीन है और बीटा ग्लैक्टोसाइडेज के कारण बैक्टीरिया की ब्लू कलर की कॉलोनीज आ रही है, ब्लू कलर्ड कॉलोनीज। यहां तक समझ आया? ये ओरिजिनल प्लाज्मिड है। ओरिजिनल प्लाज्मिड में लेक जेड जीन, ओरिजिनल प्लाज्मिड मींस ट्रांसफॉर्मेंट की बात कर रहे हैं, जिसको बनाया गया। उसमें एक जीन डाला गया लेक जेड जीन। लेक जेड जीन किसको कोड कर रहा है? बीटा ग्लैक्टोसाइडेज को। और बीटा ग्लैक्टोसाइडेज क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट की प्रेजेंस में ब्लू कलर कॉलोनीज दे रहे हैं। अब साइंटिस्ट ने क्या किया? उन्होंने डीएनए को यहां इंसर्ट कर दिया। डीएनए को इंसर्ट कर दिया एट द कोडिंग सीक्वेंस ऑफ बीटा ग्लैक्टोसाइडेज। बीटा ग्लैक्टोसाइडेज का कोडिंग सीक्वेंस क्या है? लेक जेड है। यहां पे इन्होंने डीएनए को इंसर्ट किया। जैसे यहां डीएनए को इंसर्ट किया, लेक जेड एक्सप्रेस करना खत्म हो गया। बीटा ग्लैक्टोसाइडेज नहीं बनेगा। ब्लू कलर कॉलोनीज की जगह कौन सी कॉलोनी आएंगी? कलरलेस कॉलोनीज। तो अगर प्लाज्मिड कलरलेस कॉलोनी दे रहा है, दैट मीन्स डीएनए इंसर्ट हो चुका है। अगर कलरफुल कॉलोनीज दे रहा है, इसका मतलब डीएनए इंसर्ट नहीं हुआ है। एंड दिस इज कॉल्ड इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, दैट इज द इनएक्टिवेशन ऑफ द जीन ड्यू टू इंसर्शन ऑफ डीएनए। इज इट क्लियर?